नीरज सिंह क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीरज सिंह क्लासेस। हम लोग सीटेट के लिए जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं जो कि काफ़ी कवर कर चुके हैं, अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि 2014 से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जिसको हम 2011 तक लेके जाएंगे। सबसे पहले हमारा ये टारगेट होगा, क्योंकि अगर इतने पेपर कर लिए तो कहीं ना कहीं ये रिपीट ज़रूर होंगे। उसके बाद हम 2015 से जो अब तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं वो करेंगे। तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही हैं क्योंकि सारे के सारे एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। इसके थ्रू क्या होगा, आपकी एनसीईआरटी रिवाइज होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और सारे के सारे जो एनसीईआरटी की वीडियोस हैं 6, 7, 8 क्लास की मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, तो आप वहाँ पे जाके ये सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो उनकी क्वालिटी थोड़ी पहले से थोड़ी ख़राब है, तो वो भी मैं अगेन री-अपलोड करने वाली हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। हम देखेंगे 2014 का क्वेश्चन पेपर जो 2014 में आया था। तो हम सोशल साइंस के क्वेश्चन उसमें देखने वाले हैं जो भी एनसीईआरटी से पूछे गए, क्योंकि सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये अभी हमें नहीं करना है, इसकी प्रैक्टिस हम बाद में करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट है कि जो हमने पढ़ा है वो हमें कितना आता है। मैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले से वीडियो डाल चुकी हूँ, जो पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि उसमें जितना मैंने करा है सब लाइन टू लाइन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो वीडियो अगेन मैं री-अपलोड करूँगी ताकि अच्छी क्वालिटी आपको मिल सके और बिल्कुल क्लियर मिले। उसमें वॉइस की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है और थोड़ी बहुत फ़ोन की भी प्रॉब्लम है हिलने की, तो काफ़ी बच्चों ने उसकी कंप्लेन भी की थी। लेकिन अगर आपको अभी देखना है तो अभी से देख सकते हो, क्योंकि उसे अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है आपका है सामाजिक अध्ययन यानी कि सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी का सीटेट पेपर 2014 का है। ये 2014 का ये सितंबर का पेपर है, यानी कि सितंबर वाला एग्ज़ाम हुआ था, ये उसका पेपर है। तो ये आपके आते हैं 1 से लेके 30 तक। इसमें आपके साइको के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जो उसकी पेडागोजी है उसके क्वेश्चन आते हैं। 31 से अब क्वेश्चन स्टार्ट है, सोशल साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो आइए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर इसमें 31 है। ये आपका हिस्ट्री की बुक से हैं, जो 6ठी क्लास की बुक है वहाँ से। ये लाइन मैंने बिल्कुल डिटो अपने नोट्स में लिखवाई हुई है कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले, यानी कब की बात हुई, 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। तो निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे। तो पर्टिकुलर एरिया का पूछ रहा है कि जहाँ गांव में पहले मनुष्य ने रहना स्टार्ट किया था, कब, 8000 साल पहले। इसमें इम्पॉर्टेंट है कब, टाइमिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो इसमें इसका ऑप्शन है बी करेक्ट है। सुलेमान तथा किरतर की पहाड़ियाँ, यहाँ पे पहले मनुष्य ने रहना आरंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है 32। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा कौन सा एरिया था जो मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। तो आपका है गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। यानी कि इस तरीके से अगर आप देखो, आपकी गंगा नदी यहाँ उत्तराखंड से निकलती है और इधर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो इसका साउथ वाला एरिया, ऊपर नॉर्थ वाला एरिया होगा, नीचे का साउथ वाला। तो साउथ वाला एरिया जो इसका था वो क्या कहलाता था, मगध का क्षेत्र कहलाता था। नेक्स्ट इसमें है 33। भारत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे डैश में रहते थे। वो कहाँ रहते थे, भारत लोगों का जो समूह था वो कहाँ रहते थे जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो वे उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। ऑप्शन नंबर जो आपका इसमें डी है वो करेक्ट है। ये सारे के सारे मैंने बिल्कुल अपने नोट्स में लाइन टू लाइन लिखवाए थे। जिन बच्चों ने किया है वहाँ से तो उनको काफ़ी ईजी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है। ऋग्वेद की मूल रचना डैश भाषा में हुई थी। यानी कि जो ऋग्वेद की मूल रचना है वो किस भाषा में हुई है, तो आपकी संस्कृति में हुई, यानी कि संस्कृत में हुई है। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की
और घूमते रहने का कारण नहीं था। यानी कि आपके जो हिस्ट्री का सिक्स क्लास की जो बुक है 6 की, उसमें ये चैप्टर है आपका, साथ आई थिंक फर्स्ट या सेकंड चैप्टर होगा ये। उसमें ये पूछा गया कि जो आखेटक थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूमते थे, वहाँ पे आपको 4-5 रीज़न दिए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि उसमें से कौन सा नहीं है। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि सीटेट में इस पे ज़्यादा गेम खेला जाता है। नहीं ऑप्शन दे के तो एकदम से हम एक्साइटेड होके नहीं, इसको हम इग्नोर करके बिल्कुल हम ये सोचते हैं कि हाँ करेक्ट वाला पूछा गया इसमें। तो आइए हम देखते हैं इसमें जो आपका है ऑप्शन नंबर सी, संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। तो ये कोई संघर्ष नहीं करते थे, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है इसका। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से थे। एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, बिल्कुल करेक्ट है। जहाँ वो रहते थे संसाधनों में कमी हो जाती तो एक उस स्थान को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते थे। नेक्स्ट है उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। तो क्या जाहिर सी बात है, जिनका शिकार करेंगे उनका ये पीछा करेंगे। नेक्स्ट के बाद है जल संसाधनों की खोज के लिए, क्योंकि वहाँ पे पहले ये क्या है, ये उसी क्षेत्र की तलाश में जाते थे जहाँ इन्हें जल संसाधन मिल जाए। तो आखेटक खाद्य संग्रह की ये तीन पॉइंट हैं इसके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिपीट भी होता है कई बार। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा था। तो ये कौन सा था, पूरा पाषाण युग सबसे लंबा काल था। नेक्स्ट इसके बाद है 37, डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है, कहाँ मिलती है। तो आपकी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में प्राचीन शैल चित्रकला मिलती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो पूछा गया हड़प्पा के काफ़ी सारे स्थल मिले थे, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर है डी, यानी कि डी नहीं है। 39 है, पूर्व यदु और भारत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह है, किसकी तरह है, जन की तरह है। तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन देख रहे हो, ये सारे डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठाए हुए हैं। अगर आप कोई और बुक उठा के देखोगे आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसलिए आप समझ सकते हो अब कि आपके लिए एनसीईआरटी पढ़नी कितनी ज़रूरी है। ये थोड़ा आपको विजुअल नहीं होगा, ये है शफ़ी तथा हनफी, क्या है ये न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। तो आपके बुक बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आया डायरेक्ट कि शफ़ी और हनफी क्या थे, न्याय के इस्लामी सिद्धांत थे। नेक्स्ट है 41, दांती दुर्ग जिसने हिरण्य गर्भ नामक अनुष्ठान किया वह था, क्या था, राष्ट्रकूट प्रधान था। नेक्स्ट उसके बाद है 42, यह किसने लिखा कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। तो मिनहाज ए सिराज ने लिखा था कि रजिया अपने भाइयों से कहीं योग्य और सक्षम थी। क्वेश्चन नंबर 43 है, एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोहसिन और सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था। तो वो आपका था अलाउद्दीन खिलजी। कौन था वो, अलाउद्दीन खिलजी था। तो स्टेटमेंट भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपकी 7th क्लास की जो हिस्ट्री की बुक है वहाँ से क्वेश्चन है ये। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई। तो आपकी थी महालवाड़ी बंदोबस्त। तो आपकी 8th क्लास की हिस्ट्री है, वहाँ से दिया गया है। तो इसमें सारी जमींदारी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महालवाड़ी, तो सारी उसके अंदर इस चीज़ें दी गई हैं। तो जब हम 8th क्लास की हिस्ट्री करेंगे तब इसे ज़रूर रिपीट करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है, प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। तो इसका ऑप्शन आपका है कि युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग कर दी, जिससे भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ। तो इससे क्या हुआ था, भारतीय उद्योग का विस्तार हुआ था। नेक्स्ट के बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है। तो आपको तो बिल्कुल क्लियर, सुंदरवन। तो आपको देखो सुंदरवन जो आपका ये भारत का मैप अगर हम देखें इस तरीके से, ये वाला एरिया, तो ये आपका पश्चिम बंगाल, ये है बंगाल की खाड़ी, इधर आपका पश्चिम बंगाल है, ये आपका बांग्लादेश है। तो ये वाला एरिया सुंदरवन का एरिया पड़ता है। पश्चिमी घाट आपका ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का एरिया है। तो इसमें बचा कौन सा, लद्दाख, ये ऊपर के साइड आपका लद्दाख है। तो ये कैसा रेगिस्तान है, आपका ये ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है।
तो आप इसमें एक कन्फ्यूज़न होती है सबसे ज़्यादा। देखिए कैसे क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। आप इसमें जो ऑप्शन नंबर आपका ए और सी, इन दोनों पे ध्यान दीजिए कि इसमें पहला आपका ए है, पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल यानी कि समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। एक और आप इसको पढ़िए, सी, पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये वास्तविक थी काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो आप देख सकते हैं कितना एक बिल्कुल यहाँ वास्तविक दिया है, यहाँ आपका काल्पनिक दिया है। ये ज़रा सा चेंज करके आपका इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका है सी, यानी कि जो पृथ्वी का अक्ष है वो क्या है, काल्पनिक रेखाएं। हमारी पृथ्वी पे कोई भी रेखा नहीं खींची गई है, उस पर जितनी भी रेखाएं हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो रेखाएं हैं वो क्या है, सब काल्पनिक रेखाएं हैं। इसके बाद देखते हैं अब हम नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर है 48, प्रतिवृत्ति व्रत किसे कहते हैं, यानी कि मतलब ये है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही है। जो ग्लोब पे क्या विभाजित करता है, दिन को रात से विभाजित करता है। नेक्स्ट इसके बाद है 49, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता है। तो आपका पारंपरिक रूप से ए जो दिखाएगा तो क्या है, पश्चिम में सिंपल है, आपका ऊपर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है आपका ईस्ट, नीचे क्या है आपका साउथ, इधर क्या है आपका वेस्ट। तो पारंपरिक रूप से तो आपका यही होगा। अगर कुछ अलग जैसे रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं उस टाइप में देता तो कुछ ना कुछ और चीज़ यहाँ पे होती। लक्षद्वीप द्वीप समूह डैश में स्थित है। तो आपको तो ये बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है। ये आपके इंडिया का नीचे वाला पार्ट है। इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, इधर है आपका अरेबियन सी। तो यहाँ इधर आपका ये सारा का सारा अंडमान निकोबार, इधर आपका है ये डॉट डॉट बना, यहाँ लक्षद्वीप है। तो आप खुद बताइए ये लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट है ब्राज़ील में 51 नंबर क्वेश्चन, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोस्ट डैश है, क्या है बताइए। ब्राज़ील में जो पाया जाने वाला कंपोस्ट क्या है, ये एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। तो आपका तो बिल्कुल क्लियर होगा क्योंकि कंपोस्ट, लानोस, ये सारे के सारे क्या है, घास के मैदान है। जो हम इसे बाद में, या तो मैंने इसे ऑलरेडी करा दिया है, आई थिंक, हाँ मैंने करा दिया है। इसमें जो रिसेंट वीडियो डाली है उससे मैं ये कंप्लीट करा चुकी हूँ। अच्छा, मैंने आपको काफ़ी अच्छी ट्रिक भी बताई है, विद मैप कंप्लीट कराया है। क्वेश्चन नंबर 52, कोलकाता बंदरगाह डैश पर या में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन, आप खुद बताइए। गंगा सागर, हुगली नदी, बंगाल की खाड़ी या भागीरथी नदी। तो बताइए अब कहाँ स्थित है। ये आपका है हुगली नदी पर। जो कलकत्ता आपका कहाँ स्थित है, हुगली नदी पर स्थित है। नेक्स्ट इसके बाद है संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या रहती है। तो आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या रहती है। नेक्स्ट इसके बाद है 54, लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास डैश हैं, क्या है ये, बौद्ध विहार के मंदिर हैं। आइए देखिए नेक्स्ट इसके बाद आपको डायग्राम दिया गया है। ये इधर से आपकी ठंडी वायु आ रही है, इधर से आपकी गर्म एयर आ रही है। तो क्या होगा, एक तरफ से जब ठंडी हवा मिलती है, दूसरी तरफ से गर्म हवा मिले तो क्या होता है, तब आपकी होती है चक्रवातीय वर्षा। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट आपको ये सारे पर्वतीय वर्षा क्लियर होनी चाहिए, आपको संवहनीय वर्षा क्लियर होनी चाहिए, तो और चक्रवातीय वर्षा क्लियर होनी चाहिए। ऑलरेडी मैं इसे नोट्स में करा चुकी हूँ, इसमें मैं नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। ये उन बच्चों के लिए बिल्कुल सही है जो नोट्स कर चुके हैं, उन्हें बस अपनी रिवीजन करनी है, फटाफट सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। इसलिए हम इसे डिटेल में वीडियो को नहीं लेके जाएंगे, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन और उसके डायरेक्ट आंसर इस आपको इसलिए बता रही हूँ। नेक्स्ट इसमें है क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ कहलाता है। तो आपका है इसमें डी। नेक्स्ट इसके बाद है 57, ऑर्गेनिक खेती में प्राकृतिक, आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशक पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। अब है आपका 58, खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपका इसमें डी सही है, खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्ति के लिए सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। तो ये आपकी खाद्य सुरक्षा बनी रहती है। नेक्स्ट है 59, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध
पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है, यानी कि पर्यावरण अनुकूल यानी कि पर्यावरण के लिए सही है, प्रतिकूल जो पर्यावरण के लिए गलत है, हानिकारक होता है। तो आपका कौन सा है, ये CNG है। तो यह भी 8th क्लास की बुक में है, NCERT में। बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायुमंडल का दाब नापने के लिए, हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ये भी आपकी ज्योग्राफी की NCERT से ही आया है डायरेक्ट, सारे क्वेश्चन ये NCERT से ही हैं। 61 ऐसा विश्वास किया जाता है कि ईसा का शिष्य सेंट थॉमस डैश में आए थे। तो कहाँ आए थे, आपके केरल में आए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहा था अपने टाइम पे, ये जुलू क्या है। तो जुलू दक्षिण अफ्रीका की एक भाषा है। जुलू दक्षिण अफ्रीका की क्या है, एक भाषा है। नेक्स्ट के बाद है, संविधान के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं। तो राज्य के कितने अंग हैं, आपके राज्य के टोटल 3 अंग हैं। नेक्स्ट इसके बाद है आपका संघवाद से क्या तात्पर्य। तो आपको पता होना चाहिए, देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकार का होना क्या कहलाता है, संघवाद। ये आपको जो NCERT में बिल्कुल हाईलाइट करके बोल्ड में जो टेक्स्ट लिखा गया है NCERT की बुक में, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं ये। 65 एक राज्य में यदि एक राजनेता यह तय करता है कि उसके राज्य में दूसरे राज्य के कामगारों को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो इसमें कौन से मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। तो आप खुद बताइए। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि सबको अधिकार है कि वो किसी भी राज्य में जाके, हमारे देश के किसी भी राज्य में जाके अपना कार्य कर सकता है और निर्बाध रूप से क्या कर सकता है, वहाँ बस सकता है। तो इसके काफ़ी सारे पॉइंट हैं। नेक्स्ट है 66 राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो आपके कितने हैं, 245 है। नेक्स्ट इसमें हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है। हमारी व्यवस्था में संसद को बहुत अधिक अधिकार प्राप्त है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए। नेक्स्ट है 68 भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य डैश है, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। नेक्स्ट है मध्याह्न अल्पाहार कार्यक्रम के बहुत से सकारात्मक प्रभाव हैं, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है, निर्धन बच्चे परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं। तो ये कैसा है, नेगेटिव है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट के बाद है क्वेश्चन नंबर 70, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है आपका ये आज का। चक्रीय चित्र ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरों को प्राप्त विशेष रोजगार के अवसर प्रदर्शित करता है। वे कितने लंबे समय तक नियमित रोजगार प्राप्त करने में अयोग्य हैं। तो आपको इसमें बताना है। इसके आपको ऑप्शन जो है, अब ये देखिए, अब अगर हम देखें तो जून में पौधे को तैयार करना यानी कि काम मिल रहा है, जुलाई अगस्त में प्रतिरोपण यानी कि काम मिल रहा है, उसके बाद सितंबर अक्टूबर में निराई चल रही है यानी कि काम मिल रहा है, और नवंबर और दिसंबर में पैदावार हो रही है उसकी। इसमें क्या हो रही है, पैदावार हो रही है। फिर जनवरी फरवरी मार्च ये खाली हैं। तो आइए हम देखते हैं। तो ये खाली हैं, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी, इसका ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस के साथ। अब हम इसके बाद करेंगे आपका नेक्स्ट, यानी कि जो आपका फरवरी या मार्च का सितंबर वाला पेपर था उसमें हम मिलेंगे। तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। एक लाइक आपका मेरा मोटिवेशन बढ़ाएगा, और प्लीज़ इसे मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा अपने दोस्तों के साथ। और ऐसे ही हम और भी अच्छे तरीके से, ये फर्स्ट वीडियो है, आई थिंक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी इसमें, लेकिन आगे सारी वीडियोस वगैरह में हम अच्छे से क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे ताकि आपके पेपर आने तक हम कई सारे सीटेट के पेपर सॉल्व कर सकें। और इसमें आपका 60 नंबर का पेपर, 60 क्वेश्चन आते हैं, तो 60 में से एटलीस्ट आपको 40 मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। नहीं तो आप भूल जाइए, क्योंकि कम नंबर लाने पे सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता। क्योंकि आपको ये मान लो कि आपको 60 में से 40 नंबर हैं, ये नंबर आपको फ्री के मिलते हैं, क्योंकि ये जो NCERT आप पढ़ोगे आपको आने वाले टाइम में भी काम आएगी। इसलिए अभी से इसे बिल्कुल रट डालना ही ज़्यादा बेस्ट होगा। इतना ज़्यादा इसका ब्रॉड सिलेबस नहीं है, उन्हें सारे नोट्स के थ्रू आपको इसको करवा रखा है। लाइन टू लाइन है, पूरी NCERT आपको नहीं पढ़नी है। जो भी मैंने नोट्स कराया उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। बाकी जो अभी बुक्स रह गई हैं वो मैं उसे कंप्लीट करा दूंगी। और जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें अब जो एग्ज़ाम आ रहे हैं 2018 में, जो 18 के आसपास जो एग्ज़ाम पूछे गए 2017 में, तो थोड़ी बहुत क्वेश्चन जो ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट बेस पे डाले गए हैं, जो इंडिया के बारे में पूछा गया। तो आई थिंक वो अगर देखा जाए तो 9th की बुक्स हैं, तो आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वो जो कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें हैं मैं आपको क्लियर करा दूँगी। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर के साथ। ओके, थैंक यू।